निर्मल खत्री ने भी पूरी कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश की छाप भी रामलीला मैदान में नजर आए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, 1 लाख ना सही लेकिन 50,000 का आंकड़ा जरूर भीड़ ने छू लिया। और इसे लोकतंत्र की त्रासदी कहे या पार्टी की पावर, जहां भीड़ है वही शक्ति और शक्ति प्रदर्शन नजर आता है। आला नेताओं ने नारे तो बहुत लगाए लेकिन बातें बासी नजर आई। 8 करोड़ लोगों के लिए नया रोजगार मनरेगा और बच्चों के लिए मिड डे मील का तोहफा, आरटीआई का हथियार, सारी बातें पुरानी पड़ गई। ठीक रैली के बाद इन बचे बांस की तरह, जिन बांस से कोई नया राग नहीं निकल सकता। इसलिए सिर्फ भीड़ का जुट जाना रैली की जीत तो हो सकती है, लेकिन राजनीति की जीत अभी जीतना पार्टी के लिए बाकी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने रैली कर अपनी ताकत का एहसास करवाया। रैली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। करीब 60,000 लोगों की भीड़ को राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना सोचे समझे विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पार्टी ने कई अहम कदम उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पारदर्शिता लाने के लिए उनकी सरकार ने आरटीआई लाई है, जिससे लोगों को काफी फायदा और सूचनाएं मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एफडीआई पर विपक्ष झूठा विरोध कर रहा है। रैली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के काम को गिनवाया और कहा कि पार्टी आम जनता को सबसे ज्यादा तरजीह देती है। रिटेल सेक्टर में एफडीआई पर बुलाए गए इस रैली में विपक्ष को आड़े हाथ लेने से नहीं चूके और कहा कि एफडीआई का विरोध करने वाले एक बार फिर से गलत साबित होंगे। विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर हमने हिंदुस्तान की जनता को आरटीआई दिया, जिसके माध्यम से कोई भी अपनी सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ हो रहा है तो आरटीआई के माध्यम से हो रहा है। आम आदमी को आरटीआई से फायदा मिला है। हमने औजार दिया, किसानों के लिए आप जानते हैं हमने कर्जा माफ करके दिखाया, हजारों करोड़ रुपए किसानों को वापस दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड से 300 गाड़ियों में करीब 8,000 समर्थक रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। विजय बहुगुणा ने कहा कि ये रैली कांग्रेस के लिए संजीवनी जैसी है। बहुगुणा ने साफ कहा कि विपक्ष अगर महंगाई का मुद्दा उठा रही है तो उसे सदन में बात करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि इस रैली में भारी तादाद में लोग आए हैं। कार्यकर्ताओं में रैली को लेकर जोश है। आज जो यहाँ रैली है पार्टी की, वो दिखाने को है कि हमारी लोकप्रियता क्या है पार्टी की, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो मुद्दे उठे हुए हैं, जो आज इश्यूज हैं देश के सामने, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी और राहुल जी अपना वक्तव्य देंगे और एक जोश भरेंगे फौज में। आने वाला समय आप जानते हैं 2014 में लोकसभा के चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो एक कांग्रेस की मैं कहूंगा कि एक संजीवनी बूटी देने के लिए अपने टीम को, कार्यकर्ताओं को रैली बुलाई गई। साथ ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यह रैली विरोधियों के लिए करारा जवाब है। एक तरफ रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जहां रैली की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका अनोखे ढंग से विरोध किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एफडीआई के समर्थन में जहां एक तरफ कांग्रेस रैली कर देश को विदेशी निवेश के फायदे गिनाने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी अनोखे अंदाज से कांग्रेस का विरोध कर रही है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने बीजेपी समर्थकों के साथ एक भैंस के सामने बीन बजाया। दरअसल मुरली मनोहर जोशी बीन बजाकर यह बताना चाहते हैं कि देश की कांग्रेस सरकार भैंस की तरह हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का कहना है कि भैंस के आगे कितना भी बीन बजाया जाए, लेकिन भैंस को इस बात का कोई असर नहीं होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में अधिकार रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। नीतीश ने कहा मार्च के महीने में दिल्ली में वह रैली करेंगे।
बिहार वासियों से इस मामले में उन्होंने मांगा समर्थन। नीतीश के अलावा शरद यादव ने भी रैली को संबोधित किया। नीतीश इस रैली के जरिए राज्य में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूँ तो यह रैली बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए की जा रही है, लेकिन इसके कई सियासी मायने भी हैं। यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि नीतीश लगभग 18 साल के बाद पटना में रैली कर रहे थे। इस रैली को लेकर नीतीश काफी उत्साहित भी थे। रैली के दौरान नीतीश ने नारा दिया, अधिकार लेंगे और लेकर ही रहेंगे। विशेष राज्य के दर्जा की मांग को खारिज करना। अनेक विरोधाभास है उस रिपोर्ट में, हमारे पिछड़ेपन को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, मानव विकास सूचकांक का प्रश्न हो या दूसरा और कोई प्रश्न है, इसमें बिहार पीछे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं अधिकार रैली के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति पूरी तरह से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज 12वीं विधानसभा के लिए 68 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। ठंड के बावजूद सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और हिमाचल लोकहित पार्टी गठबंधन कर मैदान में हैं। इनके अलावा और कई पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। प्रदेश में 1310 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 767 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 197 अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में लोगों का गुस्सा पुलिसकर्मियों पर जमकर फूटा। दरअसल जिला जेल में बीती रात एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। शख्स को पुलिस ने एक दिन पहले ही जेल भेजा था। पुलिस के अनुसार 30 अक्टूबर की देर रात में हुए एक एनकाउंटर के दौरान जिसान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसान की मौत 24 घंटे के अंदर हो गई। पुलिस पर परिजनों का हत्या का आरोप, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। मेरठ में अपराध इतना बढ़ गया है कि आम जनता तो आम जनता, यहाँ पुलिस कर्मियों के घर भी महफूज नहीं है। मेरठ में ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ चोरों ने एक दरोगा का घर ही खंगाल डाला। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर 2 का है। यहाँ राधा चरण शर्मा नाम के एक दरोगा की फैमिली रहती है और दरोगा बागपत जिले के दोगट थाने में एसआई के पद पर तैनात है, जिस कारण वह बागपत में ही रहता है और उनकी पत्नी व बेटा मेरठ में रहते हैं, जो किसी काम से आगरा गए थे। दरोगा ने बताया है कि उन्होंने कुछ महीने पूर्व ही अपने बेटे की शादी की थी और शादी का कीमती सामान व ज्वेलरी घर में ही रखी थी। बंद मकान देख चोरों ने मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और ज्वेलरी समेत करीब 18 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए। दो दिन पूर्व भी मेरठ में अपराधियों ने एसएसपी आवास के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पुलिस के ठिकाने ही महफूज नहीं है तो आम जनता कैसे महफूज रह सकेगी। आगरा में एक गांव ऐसा जहां दीपावली आने पर बम पटाखे का बनाने का काम अवैध रूप से चालू हो जाता है। थाना एतमादपुर इलाके में गांव नगला दौर्रा और नगला खरगा में दिवाली आने से पहले गांव के खेतों में लोग पटाखे बनाने का काम शुरू कर देते हैं। इस गांव में लोगों को दिवाली का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जो पटाखा बनाकर ही अपने परिवार का पालन करते हैं। वैसे तो इन लोगों पर पटाखे बनाने का लाइसेंस है, लेकिन इस गांव में एक लाइसेंस से परिवार के कई लोग काम करते हैं। ये लोग गांव से दूर खेतों में झोंपड़ी बनाकर पटाखे बनाने का काम करते हैं।
बम पटाखे बनाने पर पहले कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। सीतापुर में बीती देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक पर हुआ जानलेवा हमला। इस हमले में संघ प्रचारक हुए जख्मी। हमलावर अपनी वारदात को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मियां बीवी के बीच हो रहे झगड़े में एक ससुर ने आकर अपने दामाद को गोली मार दी। गोली लगने से दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, हापुड़ के थाना क्षेत्र के दिल्ली गेट के रहने वाले बबलू की शादी मेरठ की रहने वाली शगुप्ता से 5 साल पहले हुई थी। तभी से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था और ये मामला थाना कोतवाली तक भी जहां पहुंचा था। आज बबलू का ससुर हापुड़ आया और उसने अपने दामाद को गोली मार दी। गोली लगने से बबलू की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैनीताल में चल रहे शारदीय महोत्सव का चौथा दिन नैनीताल के स्कूली बच्चों के नाम रहा। शहर के लगभग 2 दर्जन स्कूलों के बच्चों ने इस महोत्सव के दौरान अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इस दौरान बच्चों ने अपने मनमोहक डांस से समा बांध दिया। इस सांस्कृतिक समारोह में न सिर्फ बच्चों ने पहाड़ी गानों पर डांस किया, बल्कि देश के लगभग हर प्रदेश के डांस को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। महोत्सव का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन सूबे के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी इस महोत्सव का समापन करें। चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती और महंगाई का विरोध करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं को कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साथ ही जिले में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ राज्य सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। रुद्रत्याग में 3 दिवसीय रसायन मेले का शुभारंभ किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद और यूकोस्ट के सहयोग से आयोजित इस विज्ञान मेले में कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया है। मेले का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। इस मेले के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विज्ञान की गहन जानकारी देना है। रसायन मेले में छात्रों को खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को जांचने के घरेलू नुस्खे बताए गए हैं। इसके साथ ही मौसम को समझने के साथ वर्षा मापी, दाव मापी, अधिकतम न्यूनतम तापमान और दिशा ज्ञान के उपकरणों के बारे में समझाया गया। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों से आए छात्रों ने विज्ञान मॉडलों का प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों ने एसिड रैन, रासायनिक खादों एवं पेस्टिसाइड्स से होने वाले नुकसान, वायु, जल प्रदूषण और ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले रासायनिक मॉडलों को दिखाया। हल्द्वानी के काला ढूंगी क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। इन बुलंद हौसलों के साथ भू माफिया अब कोटाबाग डिग्री कॉलेज की जमीन पर कब्जा जमाने की फिराक में हैं। डिग्री कॉलेज की 170 बीघा खाली पड़ी जमीन में भू माफिया अपनी नजर जमाए हुए है। इस जमीन को हड़पने के लिए भूमाफिया डिग्री कॉलेज की जमीन पर जबरदस्ती ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार भूमाफिया इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा डिग्री कॉलेज के प्रशासन द्वारा बताया गया है। और उसके लिए हमारे कानून साहब साइट पर गए हुए हैं और वो वहाँ पर जांच करना है। जो भी मामला होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी आगे जो भी होगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान माफिया यहां से गायब हो गए, लेकिन माफियाओं के खौफ से कॉलेज प्रशासन काफी डरा हुआ है। पाना में वेतन की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने रोड में उतरकर किया प्रदर्शन। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन को बढ़ाना चाहिए। अपनी इस मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने डीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षा मित्रों ने शहर में रैली निकाली। इस रैली में जिले भर से आए हुए शिक्षा मित्रों ने हिस्सा लिया। यह रैली जीआईसी मैदान से होते हुए जिला अस्पताल होते हुए डीएम कार्यालय में समाप्त हुई। गाजियाबाद में शनिवार को एक पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग अब बुझ चुकी है। 200 टैंकर पानी डालने के बाद भी इस आग को बुझाने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। आग को बुझाने के लिए सेना की भी मदद ली गई। गाजियाबाद में पोयशा नाम की एक
पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग को 36 घंटे बीत चुके हैं। इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फैक्ट्री में लगी आग अभी भी सुलग रही है। आग को बुझाने के लिए 100 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी लगातार लगे रहे और लगभग 200 टैंकर पानी डाला गया। तब कहीं जाकर 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग के चलते 3 कर्मचारी जलकर कोयला हो गए हैं, जबकि 3